रतनपुर गांव के बस अड्डे पर एक बस एक आदमी को उतार कर आगे बढ़ती है। वो सूरज था, जिसका शहर से रतनपुर गांव में तबादला हुआ था। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद वो गांव के चौपाल की तरफ बढ़ा। ठंड की पहली बारिश का मौसम था। सूरज चौपाल के पास आता है, जहां गांव के रामलाल काका और कुछ गांव वाले बैठे थे। काका, मैं सूरज मेहरा, नया डाक कर्मचारी। शहर से तबादला हुआ है। ठंड की बारिशों के मौसम में सरकार ने यहां भेज दिया। यहां के डाक खाने का कर्मचारी दफ्तर में ही है या घर चला गया? अच्छा, तो तुम हो न्याय कर्मचारी। बाबू, यहाँ दफ्तर में इतनी रात तक कोई नहीं रुकता। वो भी ठंड के बारिश के मौसम में तो दफ्तर शाम 4 बजे ही बंद कर दिया जाता है। क्यों भला? ऐसा क्यों सरकार हमें 4 बजे दफ्तर बंद करने की तनख्वाह नहीं देती? इसीलिए शायद मेरा तबादला यहाँ किया गया है। वो यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। बाबू, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी इतनी देर रात तक काम मत करना। और हाँ, इस मौसम में सारी चिट्ठियाँ मत देखना, खासकर वो चिट्ठियाँ जिन पर पता न लिखा गया हो। अरे, चिट्ठी तो चिट्ठी है काका। डाक बांटना मेरा काम है। कोई भूत प्रेत थोड़े ही मिलेंगे। ठंड तो शहर में भी होती है, तो यहाँ की ठंड से या बारिश से क्या डरना? आपका तो ऐसे चेहरा उतरा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। हंसी मजाक छोड़ सूरज, महीने की आखिरी रात को जो चिट्ठी आए उसे मत खोलना। वो डाकिया वो ठंडी बारिश में आता है और ले जाता है। पिछले साल मोहन चाचा को ले गया था। डाकिया? रामलाल जी, मुझे तो कहा गया था कि यहाँ अभी तक कोई डाकिया नियुक्त नहीं किया गया। आपको कोई वहम हो गया होगा। ठीक है, मैं सावधान रहूंगा, लेकिन पहले मुझे डाक खाने की तरफ ले चलिए। ये बारिश और ज्यादा बढ़ रही है और ठंड भी लग रही है। रामलाल काका सूरज को डाक खाने की तरफ ले चलते हैं। एकदम से बारिश भी शुरू हो जाती है। थोड़ा दूर चलने के बाद वो डाक खाने के पास पहुंच जाते हैं। रामलाल काका सूरज को डाक खाने तक पहुंचाकर वापस चले जाते हैं। हेलो, कौन है? मुझे आने में रात हो गई। सारे कर्मचारी चले गए होंगे, पर तुम कौन हो? साहब, मैं कमलू हूँ, यहाँ का सफाई कर्मचारी। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए बारिश के दिनों में मैं यहीं रात रुक जाता हूँ। अच्छा कमलू, मैं सूरज, यहाँ आज ही तबादला हुआ है मेरा। चलो मुझे दफ्तर का चिट्ठियों वाला कमरा दिखाओ। दफ्तर की हालत देखकर लगता है सारे के सारे यहाँ आलसी हैं। कमलू सूरज को चिट्ठियों वाले कमरे में ले आता है, जहाँ पर बहुत धूल होती है। हे भगवान, कितनी धूल पड़ी है यहाँ पर, कितनी चिट्ठियां बिखरी पड़ी हैं। तुम यहाँ के सफाई कर्मचारी हो तो ये क्या है? आखिर इतनी चिट्ठियां यहाँ पर क्या कर रही हैं? इनको इनके पते तक पहुँचाया क्यों नहीं गया? साहब, ये सारी चिट्ठियां बिना पते की हैं। हम कोई भी इन चिट्ठियों को नहीं खोलता। बड़े साहब ने ये कमरा बंद ही रखने को कहा है। वो अपने दिखाने को बोला, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। तुम्हारा ये क्या मतलब हुआ भला? सब काम न करने के बहाने हैं। इतनी चिट्ठियां बिखरी पड़ी हैं, कल इन सबको पते तक पहुंचाने का काम करना है। साहब, आप नई चिट्ठियों को मत छूना, खासकर वो जो बिना पते की होती हैं। ये ठंडी बारिश में वो चिट्ठियां आती हैं और जो इन्हें खोलता है वो। कमलू, ये सब गांव की कहानियां हैं। चिट्ठी बिना पते की हो तो क्या, कोई ना कोई तो भेजता होगा। मेरे सामने काम न करने के बहाने नहीं देने। हम काम करने की तनख्वाह लेते हैं, बहाने मारने की नहीं। नहीं साहब, वो डाकिया बेचता है। पिछले साल मोहन चाचा ने ऐसी चिट्ठी खोली थी। ठंडी बारिश की रात थी। अगली सुबह वो चौपाल पर पड़ा था। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई भयानक सपना देख लिया हो। उसके बाद से वो कभी भी उठा। क्या हुआ मोहन चाचा को? बोलना कमलू। और ये डाकिया कौन है?
कोई गांव का आदमी तो नहीं जो मजाक करता हो? कोई आदमी नहीं साहब, छलावा है। दिखने में इंसानी चेहरा और लाल आंखें। वो ठंडी हवा में आता है और ले जाता है। आप चिट्ठी मत खोलना साहब। कमलू बाहर आकर सूरज को गांव की बातें बता ही रहा होता है कि तभी बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। तभी गांव की लड़की माया वहां आती है। वो खड़ी होकर गांव में आए अजनबी को देखती है। कमलू भैया, ये कौन है? वो भी हमारे गांव के डाकखाने में। बाहर बारिश ज्यादा हो रही थी और मैं घर की ओर जा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं। बारिश थोड़ी हल्की होने पर घर चली जाऊंगी। अरे माया, ये सूरज बाबू हैं। हमारे गांव ने तबादला हुआ है इनका। आज ही पहुँचे ये। यही डाकखाने के मुखिया हैं अब। माफ करना बाबू, मैंने पहचाना नहीं। बाहर बारिश बहुत तेज है, ठंड भी बहुत हो रही है। अगर कोई आपत्ति न हो तो क्या थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रुक सकती हूँ? डाकिया आ जाएगा, इसलिए डर लग रहा है। हाँ हाँ माया जी, वैसे भी ठंड में बारिश में भीगने से बीमार हो जाओगे। आप बैठिए और मुझे ये डाकिये के बारे में बताएं। जब से यहाँ आया हूँ इस डाकिया के बारे में ही सुन रहा हूँ। कमलू, वहाँ से स्टूल उठा के ले आ। तुम दोनों भी बैठ जाओ। यहाँ की चिट्ठियाँ बस कागज नहीं होती। कुछ चिट्ठियाँ आपके अंदर का डर जगा देती हैं। मेरे चचेरे भाई ने ऐसी ही एक चिट्ठी पढ़ी थी। ठंडी रात थी, बारिश हो रही थी। फिर क्या हुआ? तुम भी कमलू जैसी बातें कर रही हो। बताओ ना माया, ये डाकखाने की कहानियां क्या हैं? और ये डाकिये के बारे में सब क्या क्या बोलते हैं? ये डाकिया है कौन? मेरा भाई रमेश, उसने बिना पते वाली चिट्ठी खोली और अगली सुबह चौपाल पर वो चला गया। चेहरे पर मुस्कान थी। वो डाकिया उसे अपने साथ ले गया। ठीक है बाबू, बारिश हट गई है, मैं अब घर जाऊं। आप बस चिट्ठियां मत खोलना, डाकिया आ गया तो नहीं बच पाओगे। अरे पता नहीं तुम सब लोग ये अंधविश्वास से कब बाहर आओगे। चलो छोड़ो, तुम घर जाओ। माया, इससे पहले फिर से बारिश शुरू हो जाए। ये बोलकर माया वहां से चली जाती है। सूरज कुछ देर आराम करने के लिए चिट्ठियों वाले कमरे में आता है, पर हर तरफ चिट्ठियां बिखरी पड़ी थी। उसको बैठने या लेटने के लिए कोई जगह ही नहीं दिख रही थी। तभी उसका ध्यान एक चिट्ठी पर जाता है जो अलग से पड़ी हुई थी। सूरज उसे खोल कर पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है, तुम्हारी माँ तुमको छोड़कर नहीं गई, उसके साथ हादसा हुआ। जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद सूरज का मुंह घबराहट से खुले का खुला ही रह जाता है। कमलू, ओ कमलू, इधर आ। ये चिट्ठी ये किसने लिखी है? ये चिट्ठी तो मेरे लिए लिखी हुई है। ये कोई मजाक तो नहीं? इधर आओ कमलू, इस कमरे में। कमलू भागकर सूरज के पास आता है। क्या हुआ बाबू? आप क्यों घबरा गए? क्या बात हो गई? कमलू, यहाँ ये चिट्ठी जैसे ये मेरे लिए लिखी गई हो। इसमें मेरे बचपन की बात कैसे लिखी गई? मेरे बचपन के बारे में तो यहाँ पर किसी को नहीं पता। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? साहब, आपने चिट्ठी पढ़ ली। मैंने आपको मन किया था कि ये चिट्ठियों को मत पढ़ना। अब हो गया। डाकिया आएगा, वो आपके डर को जानता है। ठंडी हवा में उसकी मुस्कान दिखेगी। मेरा डर ये उसको कैसे पता चला? मैं तो इस गांव में पहली बार आया हूँ। मेरे बारे में उसको कैसे पता? अब मैं क्या करूं? इसका कोई समाधान है? बताओ कमलू, मुझे अब क्या करना चाहिए? साहब, इसका समाधान तो रामलाल काका ही बता सकते हैं। हमें उनके घर जाना होगा। वो ही है जो इसका रहस्य जानते हैं। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, वहां उनके पास जाकर करनी चाहिए। वो दोनों वहां से निकलकर रामलाल काका के पास जाते हैं।
रामलाल काका, काका दरवाजा खोलो, मैं कमलू। काका जल्दी आइए, दरवाजा खोलिए, मुसीबत आन पड़ी है। अरे हाँ कमलू, बोलो भाई, क्या बात हुई? कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो इतनी रात को, वो भी इस मूसलाधार बरसात में यहाँ चले आए? सब ठीक ठाक तो है ना? चेहरा तो बड़ा घबराया सा लग रहा है तुम्हारा। काका वो बात ये है कि सूरज बाबू ने चिट्ठी पढ़ ली और उस चिट्ठी में उनके बारे में लिखा है। अब क्या करे काका? तुमने वो बिना पते वाली चिट्ठी क्यों पढ़ ली रे? मैंने साफ मना किया था तुझे उस पर हाथ तक मत लगाना। अब तूने बला को खुद बुला लिया है। सुना है जब कोई ऐसी चिट्ठी पढ़ लेता है तो रात में डाकिया खुद आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। काका मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा अतीत जो यहाँ किसी को नहीं पता, मेरी माँ के बारे में, उसको कैसे पता चला। और मैं तो आज ही इस गांव में आया, मेरे लिए चिट्ठी कहाँ से आ गई? तू भले ही उसके लिए अनजान हो, पर वो डाकिया तेरे अतीत को अच्छी तरह जानता है। तेरी जो छुपी हुई गलतियां और डर हैं, वो सब उसके रिकॉर्ड में दर्ज हैं। और जब वो तेरे डर को पहचान लेता है तो वही डर उसे और भी ताकतवर बना देता है। अगर उसने तुझे निशाना बना लिया तो यहाँ से बचकर निकलना इतना आसान नहीं रहेगा। अब आप ही बताइए काका, मैं क्या करूं? क्या अब डाकिया मुझे भी ले जाएगा? क्या मेरे साथ भी अब वही होगा जो सबके साथ हुआ? तेरे लिए एक रास्ता बचा है। तू पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी बरसात में उसका इंतजार करेगा। वहीं उसे माफी और मुक्ति दिलाने की तैयारी करेगा, अपनी हिम्मत और सच्चाई से। अगर तू सच्चाई से उसकी आत्मा को शांत करवा दिया तो वही इस गांव को भी माफ कर देगा, वरना ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और वही डाकिया फिर लौट कर आया। वो ठंडी बरसात में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा डाकिये का इंतजार कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें रात को और गहरी बना रही थी। तभी कीचड़ भरे रास्ते पर किसी के धीरे धीरे चलते कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? कौन है वहां पर? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। सामने आओ मेरे, जो कोई भी है। मेरे अतीत के बारे में लिखोगे तो तुमको क्या लगा, मैं डर जाऊंगा? मैं तुमसे नहीं डरता। हिम्मत है तो सामने आओ। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मुड़कर देखा, वही डाकिया अपनी साइकिल के साथ बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसे सामने खड़ा देखकर वो एकदम सहम गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बारिश और ठंडी हवा में डर और गहरा हो गया, मगर उसने गहरी सांस ली। मन ही मन बोला, अब डर से नहीं, हिम्मत से काम लेना होगा। कौन हो तुम? मेरे बारे में कैसे जानते हो? ये गांव वालों को तुमने क्यों डरा कर रखा है? आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है? मैं हरिया हूं, यहाँ का डाकिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो जो मेरे साथ हुआ उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा अब। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे शुरू से बताओ। तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? गांव वालों को तुम क्यों सजा दे रहे हो? बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। इन सब गांव वालों ने बिना सच जाने मुझे दोषी बना दिया और मुझे कुएं से बांध दिया। मैं वहां भूखा प्यासा तड़पता रहा। देखो, वो सब गलती से हुआ, और वो औरत, उस औरत से तो तुमने बदला ले लिया हो। इतने साल पहले इनके पूर्वजों की गलती की साथ तुम अब लोगों को क्यों दे रहे हो? जो तुम्हारे साथ गलत हुआ उसका मुझे भी दुख है, पर तुम उन लोगों की तरह न्याय मत करो। मैं ऐसे क्यों जाने दूं सबको? मेरा सच आज तक इस गांव को पता ही नहीं चला। सभी गांव वालों को मेरी सच्चाई बताओ, मेरे साथ क्या हुआ, फिर इस गांव को मैं माफ करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा सच पूरे गांव को बताऊंगा और तुमको इंसाफ दिलवाऊंगा। तुम कृपया सबको माफ कर दो। ठीक है,
मैं इस गांव को अब एक मौका देता हूँ, माफ कर रहा हूँ, पर समझ लो अगर फिर किसी ने वैसी हरकत की तो मैं लौट आऊँगा और फिर किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। ये गांव को पश्चाताप का आखिरी मौका है, अपनी करनी सुधार लो। इतना कहते ही वो गायब हो जाता है। अगले दिन से सभी गांव वाले डाक खाने के डर से मुक्त हो जाते हैं, पर अभी भी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ था।